अमोदिता अपनी 2 उंगली क्रॉस करते हुए मन ही मन सोचने लग जाती है। अब मैं क्या करूं? क्या जवाब दूं मैं वंदना भाभी को? मैं उन्हें उस त्रिकोण हवन कुंड के पास नहीं ले जा सकती, वरना इन्हें भी उस अनंत संदूक के बारे में पता चल जाएगा। फिर ये भी अपना हक मांगने लग जाएगी। अमोदिता को चुप बैठे देख वंदना चिढ़ते हुए कहती है, तू चुप क्यों हो गई अमोदिता? मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। तुझे तो त्रिकोण हवन कुंड के पास जाने का रास्ता नहीं पता ना? फिर तू मुझे वहां पर लेकर कैसे जाएगी? अमोदिता मन ही मन अपना दिमाग दौड़ाने लग जाती है। वो सोचने लग जाती है कि वो क्या बहाना बनाए। अगर जल्दी उसने कोई बहाना नहीं बनाया तो वो फंस जाएगी। अमोदिता जल्दी से बहाना सोचते हुए कहती है, भाभी अभी मुझे रास्ता नहीं मालूम, पर 1-2 दिन में मैं पता लगा लूंगी। मैंने देखा था माँ के पास एक नक्शा था, शायद उसी में उस त्रिकोण हवन कुंड के पास जाने का रास्ता है। आप चिंता मत कीजिए, आप जानती है ना मैं कितनी चालाक हूँ, मैं आपको वहां पर ले चलूंगी। वंदना अमोदिता को मना करते हुए कहती है, नहीं नहीं रहने दे, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही रजनी से उस हवन कुंड के बारे में पूछ लूंगी। अमोदिता बौखलाहट के साथ कहती है, नहीं भाभी ऐसी गलती भूल कर भी मत करना। आप माँ को जानती है ना, माँ आपको कभी उस हवन कुंड का रास्ता नहीं बताने वाली। मुझे ही कुछ तरकीब ढूंढनी पड़ेगी। माँ मेरी तरह अच्छे दिल की थोड़ी है, आप तो जानती है वो कितनी कठोर है। वंदना अमोदिता की बातें सुनकर पिघल जाती है और उसकी बातों में फंस जाती है। वंदना अमोदिता की बातों पर विश्वास कर लेती है। वंदना अमोदिता की बात से सहमत होते हुए कहती है, ठीक है, मैं रजनी से इस बारे में कुछ नहीं पूछूंगी, पर उसके लिए तुझे मुझे जल्द से जल्द वहां ले जाना पड़ेगा। तेरे पास सिर्फ 2 दिन का वक्त है, जल्दी उस नक्शे के बारे में पता कर। अमोदिता मन ही मन सोचने लग जाती है, ये सौदाई ने 2 ही दिन का वक्त क्यों देती हैं? जब देखो पिछली बार माँ ने भी 2 दिन का ही वक्त दिया था, और अब ये वंदना भाभी ने भी बस 2 दिन का ही वक्त दिया है। वंदना अमोदिता को घूरते हुए उससे पूछती है, क्या सोच रही है अब तू? अमोदिता बात को छुपाते हुए कहती है, कुछ नहीं भाभी, बस प्लानिंग बना रही थी मैं माँ से नक्शा चुराने का। मैं अपने कमरे में जाकर प्लानिंग बनाती हूँ, अकेले में मेरा ज्यादा अच्छे से दिमाग चलता है। इतना कहकर अमोदिता वहां से जल्दी जल्दी जाने लग जाती है। अमोदिता बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए मन ही मन सोचती है, अगर ये उल्लू की हड्डियां राख में बदल गई तो कल रात माँ ने भी तो वो तितली और चमगादड़ के पंख लिए थे हवन कुंड में से, कहीं वो भी तो राख नहीं हो गए। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर शालिनी ने जैसे तैसे करके युग को उसके कमरे में बेड पर लिटा दिया था, साथ में उसकी मरहम पट्टी भी कर दी थी। युग के सिर पर सफेद पट्टी बंधी थी। इस वक्त युग बेहोश था और शालिनी फर्श पर बेड के पास बैठी हुई थी, जो युग के पैरों के तलवों में हल्दी का लेप लगा रही थी। बांस के अंगारों पर चलने के कारण युग के पैरों में छाले पड़ गए थे। शालिनी की आंखों में अश्क थे, जाने अनजाने में ही सही, पर वो जानती थी कि ये चोटें युग को उसके अपने बाबा के कारण ही लगी थी। यही बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वो इन सब का कसूरवार अपने आप को ठहरा रही थी। शालिनी अपने कोमल हाथों से युग के पैरों में हल्दी का लेप लगा ही रही थी कि तभी युग के सीधे पैर का अंगूठा हिलने लग जाता है। शालिनी के हाथ लेप लगाते लगाते अपने आप रुक जाते हैं। शालिनी की आंख से आंसू की एक बूंद निकलती है, जो सीधे युग के अंगूठे पर जा गिरती है, और उसी वक्त युग धीरे से अपनी आंखें खोल देता है। युग को होश आ गया था। शालिनी रुंधे स्वर में युग से पूछती है, आपको होश आ गया युग जी? आप ठीक है? युग लेटे लेटे ही शालिनी की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ शालिनी मैं ठीक हूँ, पर तुम मेरे पैरों के पास बैठकर क्या कर रही हो? शालिनी कुछ जवाब नहीं देती है, फर्श पर ही बैठी रहती है। युग का सिर दुखने लग जाता है। उसे याद आने लग जाता है कि वो कैसे बेहोश हुआ था, उसे कैसे सिर पर चोट लगी थी। युग को याद आता है कि एक काली पोशाक वाले आदमी ने उस पर हमला किया था, जिस कारण वो बेहोश हो गया था। उसे बस ये याद नहीं था कि शालिनी ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर निकल कर आई थी और उस आदमी से बातें कर रही थी। युग बौखलाहट के साथ कहता है, शालिनी वो आदमी शालिनी आदमी। युग ने इतना ही कहा था कि तभी शालिनी तुरंत फर्श पर से उठती है और युग के पास जाकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, यहाँ कोई नहीं है युग जी, आप शांत हो जाइए, यहाँ पर कोई आदमी नहीं है। शालिनी के माथे पर हाथ फेरने के कारण युग शांत हो जाता है, पर वो अभी भी धीमी आवाज में वो आदमी बड़बड़ाए जा रहा था। अभी युग शांति हुआ था कि तभी वहां पर अभिमन्यु आ जाता है और युग की ऐसी हालत देखकर हक्का बक्का रह जाता है। अभिमन्यु भी घबरा जाता है। कैसे न घबराता, आखिर युग उसके दिल के सबसे करीब जो था। अभिमन्यु शॉक्ड होते हुए कहता है, ये युग को क्या हो गया? युग तू ठीक तो है? युग को जवाब देता उससे पहले ही शालिनी बोल पड़ती है, हाँ अभिमन्यु, युग जी ठीक है अब। अभिमन्यु युग को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहता है, युग की ऐसी हालत कैसे हुई शालिनी? तुम बताओगी ये सब कैसे हुआ?
शालिनी अपनी घबराहट छुपाते हुए जवाब देती है, युग जी पर हमला हुआ था। अभिमन्यु झट से गुस्से के साथ पूछता है, किसने किया था हमला? शालिनी तुरंत जवाब देती है, उसी आदमी ने अभिमन्यु जिसने इससे पहले भी युग जी पर हमला किया था। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए शालिनी से पूछता है, जिस वक्त युग पर हमला हुआ उस वक्त तुम कहाँ थी शालिनी? शालिनी हिचकिचाते हुए कहती है, मैं किचन में थी, अपने लिए और युग जी के लिए चाय बनाने आई थी। मैं चाय बना ही रही थी कि तभी मुझे युग जी के चीखने की आवाज सुनाई थी, और जब मैं बाहर आई तो देखा एक काली पोशाक वाला आदमी युग जी पर हमला कर रहा था। जैसे ही उसने मुझे देखा वो वहां से भाग गया। अभिमन्यु हैरानी के साथ पूछता है, वो काली पोशाक वाला आदमी तुम्हें देखकर क्यों भाग गया शालिनी? शालिनी ना में अपना सिर हिलाते हुए जवाब देती है, पता नहीं, मुझे नहीं पता वो आदमी मुझे देखकर क्यों भागा। अभिमन्यु मन ही मन सोचने लग जाता है, अजीब है, वो आदमी उसी वक्त युग को मार सकता था। शालिनी इतनी ताकतवर नहीं है कि उस आदमी का सामना कर पाती, फिर वो शालिनी को देखकर क्यों भागा? अभिमन्यु शालिनी पर शक करते हुए पूछता है, तुमने हमें फोन करके ये सब क्यों नहीं बताया शालिनी? हम आ जाते यहाँ पर। शालिनी बहाना बनाते हुए कहती है, वो मैं तुम लोगों को फोन करने ही वाली थी अभिमन्यु, पर फिर मैंने देखा कि युग जी को चोट आई थी, घाव से ज्यादा खून ना बह जाए इसलिए इनकी मरहम पट्टी करने लग गई थी, और किसी को भी फोन करना भूल गई। अभिमन्यु चुप खड़ा रहता है। अभिमन्यु शालिनी की बातों पर विश्वास करने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी युग को याद आ जाता है कि जब वो आदमी बड़े से पत्थर से उस पर हमला कर रहा था तो उसे रोकने वहां पर शालिनी आ गई थी, और शालिनी उस आदमी से बातें कर रही थी। युग उस पल को याद करते हुए आहिस्ते आहिस्ते शालिनी से पूछता है, तुम उस आदमी से क्या बातें कर रही थी शालिनी? जैसे ही युग ये सवाल पूछता है शालिनी की बोलती बंद हो जाती है, उसे सांप सूंघ जाता है। युग बड़बड़ाता है, मैंने देखा था तुम उस आदमी से कुछ बातें कर रही थी। शालिनी तुरंत युग को बीच में ही रोकते हुए हड़बड़ाहट के साथ कहती है, ये आप क्या बोल रहे हैं युग जी? मैं कहाँ उस आदमी से बातें कर रही थी? वो आदमी तो मुझे देखते ही वहां से भाग गया था। आपके सिर पर चोट लगी है ना, शायद इसी कारण आपको ठीक से कुछ याद नहीं। अभिमन्यु कुछ पूछता नहीं है, वो शालिनी के चेहरे के एक्सप्रेशन देखने में व्यस्त था। शालिनी समझ गई थी कि ज्यादा देर कमरे के अंदर रुकना खतरे से खाली नहीं था। अभिमन्यु कभी भी उससे कुछ भी सवाल पूछ सकता था और वो फंस सकती थी, इसलिए वो वहां से निकलने का बहाना सोचने लग जाती है। शालिनी हल्दी के लेप की कटोरी उठाते हुए कहती है, मैं इसे किचन में रखकर आती हूँ, लेप लगाना हो गया है, जल्दी युग जी ठीक हो जाएंगे। इतना कहकर शालिनी वहां से चली जाती है। रात के 8 बज रहे थे। कायर और कछुआ दारू के ठेके पर बैठे हुए थे। दोनों ने लिमिट से ज्यादा पी ली थी और बहकी बहकी बातें करने लग गए थे। ज्यादा पीने के बावजूद उनकी टेबल पर अभी भी शराब की एक बोतल रखी हुई थी, जिससे वो जाम बनाते जा रहे थे। कायर जाम को हलक से नीचे उतारते हुए कहता है, अर्ज किया है। कछुआ दाद देता है, वाह वाह। कायर आगे कहता है, वो कहती है हम बहुत खराब हैं। वो कहती है हम बहुत खराब हैं। जब देखती हमारे हाथों में शराब है। कछुआ फिर दाद देता है, वाह वाह। कायर कहता है, वो क्या अंदाजा लगाएंगे हमारे गम का, वो क्या अंदाजा लगाएंगे हमारे गम का, जिन्हें दिखते नहीं मेरी आंखों के सैलाब हैं। कछुआ लोटपोट होते हुए कहता है, वाह वाह क्या बात है। कुछ भी बोलो कायर, जब तेरे अंदर ये शराब जाती है ना, तेरे अंदर का शायर तभी जागता है। वैसे तो बड़ा चुप रहता है, शेर सुनाने बोलो तो सुनाता नहीं है, और अब देखो कैसे शेर बना फिर रहा है। कायर नशे में कहता है, हम शायर हैं मेरे दोस्त। कुछ लोग जीने के लिए पीते हैं और हम शायर लिखने के लिए पीते हैं। कछुआ एक और जाम बनाते हुए कहता है, ये ले इस बात पर एक पैग और हो जाए। कायर कछुए को मना करते हुए कहता है, नहीं नहीं कछुआ, बहुत हो गई बे, अब हमें ग्रेवयार्ड कोठी जाना चाहिए, वक्त हो रहा है, वहां पर सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। कछुआ लड़खड़ाती जुबान के साथ कहता है, मैं नहीं जाने वाला ग्रेवयार्ड कोठी, तुझे जाना है तो जा, मुझे काम है। कायर बड़बड़ाता है, तुझे काम है? क्या काम है तुझे? कछुआ फुसफुसाते हुए कहता है, मुझे क्रकड़ हथियार बनाना है। कायर मुंह बनाते हुए कहता है, ये क्रकड़ क्या होता है बे? जैसे ही कायर ये बात बोलता है कछुआ सख्ते में आ जाता है।
कछुआ मन ही मन सोचने लग जाता है, ये मैंने क्या बोल दिया, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। होश में आ कछुए, होश में। मधोशी में मत बहक। कछुआ बात को घुमाते हुए कहता है, मैंने कहा ना, मैं नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा बस। कायर कहता है, यार ये गलत बात है। तूने कहा तुझे ग्रेवयार्ड कोठी जाने से डर लग रहा है, और तेरा डर निकालने के लिए मैंने तुझे शराब पिलाई, और तू है कि अभी भी चलने से मना कर रहा है। तू कितना फट्टू है बे, डर रहा है यक्षिणी से। कछुआ अकड़ते हुए कहता है, मैं किसी से नहीं डरता, समझा? तू जानता नहीं है कौन हूं मैं। कायर हंसते हुए कहता है, अच्छे से जानता हूं मैं तुझे, तू एक नंबर का फट्टू है, हमेशा डरते रहता है। तू कब बहादुर बनेगा कछुए? कछुआ बड़बड़ाता है, मुझे बहादुर बनने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से बहुत बहादुर हूँ, समझा तू? कायर फिर कछुए के मजे लेते हुए कहता है, तेरी बहादुरी तो तभी दिख जाती है जब तू वर्चस्विनी जी के सामने जाता है, तेरी हवा टाइट हो जाती है। पीठ पीछे तो बड़ा बोलता फिरता है कि मैं अपनी वर्चू से बहुत प्यार करता हूँ, पर कभी आज तक उससे ये बात बोली है? उसे तो पता भी नहीं है कि तू उससे प्यार करता है। कछुआ एकदम शांत हो जाता है। कायर ने उसकी बोलती बंद कर दी थी। कायर कछुए को और उकसाते हुए कहता है, तू एक नंबर का फट्टू है कछुए, और आज तू ये बात कबूल कर ले, तू डरता है यक्षिणी से भी और वर्चस्विनी से भी। कछुए को कायर की बात सुनकर गुस्सा आने लग जाता है। कायर बोलता है, तू एक नंबर का डरपोक इंसान है, डरपोक। कछुए के कानों में कायर की यही बात गूंजने लग जाती है, तू एक डरपोक इंसान है, डरपोक डरपोक। कछुआ जाम को अपने गले से नीचे उतारते हुए भारी आवाज में कहता है, चल। कायर बड़बड़ाता है, तू कब से कह रहा हूं चलने का, तू ही नहीं चल रहा, चल ग्रेवयार्ड कोठी। कछुआ जाम के गिलास को कसकर दबाते हुए कहता है, ग्रेवयार्ड कोठी नहीं कायर। कायर हैरानी के साथ कहता है, तो फिर कहां? कछुआ कुर्सी पर से उठते हुए कहता है, वर्चू जी के घर। कायर शॉक्ड होते हुए कहता है, तू पागल हो रहा है क्या? तुझे पता है ना तू क्या बोल रहा है? कछुआ अपनी बात पर अड़े रहते हुए कहता है, मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, पर शायद तू समझ नहीं पा रहा है। आज तुझे पता चल जाएगा कछुआ कितना बहादुर है। कायर कछुए को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहता है, तुझे चढ़ गई है कछुए, तू होश में नहीं है। कछुआ गुस्से के साथ कहता है, मैं अपने पूरे होश में हूं कायर, आज मैं अपनी वर्चू से अपने प्यार का इजहार करके ही रहूंगा। कछुए की बातें सुनकर कायर घबरा जाता है। कायर कछुए को फिर समझाते हुए कहता है, तुझे पता है ना वर्चस्विनी जी की एक बेटी भी है? कछुआ कहता है, हाँ मुझे पता है, और ये भी पता है कि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है, पर उससे कहीं ज्यादा प्यार मैं भी उनसे करता हूँ। मैं अपनी वर्चू को उनकी बेटी के साथ अपनाने के लिए तैयार हूँ। प्यार इंसान की बनाई हुई सब सीमाएं लांघ जाता है, और मैं अपनी वर्चू के लिए सारी सीमाएं लांघने के लिए तैयार हूँ। कायर लंबी आह भरकर घबराते हुए कहता है, तुझे पता है ना इसका अंजाम क्या होगा? सदियों से है